अच्छा, सीएनएस के इन्फेक्शन में जो सबसे पहला है वो है मेनिंजाइटिस। ये जो टॉपिक है स्टेप अप बुक से लिया गया है। तो मेनिंजाइटिस कहते किसे है? मेनिंजिस के इन्फ्लेमेशन को। ये क्यों हो सकती है? इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या विदाउट एन इन्फेक्शन, जैसे कि मेडिकेशंस हो गई, एसएलई हो गया, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, सर्कोइडोसिस, कार्सिनोमेटोसिस। तो इन चीज़ों की वजह से भी ये कॉज हो सकता है मेनिंजाइटिस। तो इन्फेक्शस कॉज अगर इसकी हो तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें कि कैसे ये डिजीज़ जो है होती है, तो सबसे पहले इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन किस जगह पे होता है? नेजोफेरिंग्स या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डायरेक्ट तो मेनिंजेस को इन्फेक्शन नहीं लग सकता ना, अगर कट लगा हो या कोई सर्जरी हुई हो तो उस केस में मेनिंजेस इन्फेक्ट हो सकता है डायरेक्ट। लेकिन वैसे ये कवर्ड होता है, स्किन होती है ऊपर, काफ़ी स्ट्रक्चर टिश्यूज होते हैं, तो ये मेनिंजेस छुपा होता है। तो अगर नोज का इन्फेक्शन नेजोफेरिंग्स हो गया या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाए तो उससे मेनिंजेस को इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। कैसे इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होगा? मेनिंजेस की तरफ कैसे जाएगा? नोज या फेरिंग्स से या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। या तो वो इन्फेक्शन नोज फेरिंग्स या ट्रैक्ट से चला जा सकता है ब्लड में, ब्लड से जा सकता है मेनिंजेस की तरफ। इसके अलावा वो इन्फेक्शन जो है, कोई इन्फेक्शन जैसे कि नर्व्स में, नर्व्स की तरफ चला जाए, नर्व्स के थ्रू पीछे की तरफ देखें, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती है और वो आगे बॉडी की तरफ आती है, लिम्स की तरफ जाती है। तो लेट सपोज एक वायरस नर्व के अंदर इंटर हो जाए तो उसके थ्रू पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा सकता है। तो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट इसे कह सकते हैं। रेट्रो मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। तो क्रेनियल नर्व्स होगी, पेरिफेरल नर्व्स होगी, उसके थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा साइनसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, सर्जरी या ट्रॉमा, इससे डायरेक्ट जो है मेनिंजेस की तरफ इन्फेक्शन जा सकता है। तो इसकी जो सिम्टम्स की जो ऑनसेट है उसकी बेस पे इसे दो उसमें डिवाइड किया गया है। इसके अलावा जो है जिस वजह से ये स्प्रेड हो रहा है, बैक्टीरिया या वायरस की वजह से ये हो रहा है, तो उसकी बेसिस पे भी इसकी डिवीजन की हुई है। तो सबसे पहले एक्यूट मेनिंजाइटिस, जो कि हॉर्स टू डेज, जैसे ही इन्फेक्शन लगा हॉर्स टू डेज के अंदर अंदर ये इसके सिम्टम्स और साइंस आने शुरू हो गए। जबकि क्रॉनिक मेनिंजाइटिस जो कि वीक्स से मंथ्स में शुरू होता है और काफ़ी टाइम रहता है। तो एक्यूट मेनिंजाइटिस जो है ये ज़्यादातर बैक्टीरियल होता है, जबकि क्रॉनिक जो है इसमें बैक्टीरिया के अलावा और स्पीसीज भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो सबसे जो मेन इसकी कैटेगरी है वो बैक्टीरियल और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है। बैक्टीरिया की वजह से भी वायरस हो सकता है मेनिंजाइटिस। इसके अलावा विदाउट बैक्टीरिया मतलब फंजाई हो गया, वायरस हो गया, एसेप्टिक, ए मतलब नो, सेप्टिक, यही बैक्टीरिया के लिए जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं। तो इधर ये बात की है। एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पहले देखते हैं, उसके बाद एसेप्टिक मेनिंजाइटिस देखते हैं। तो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की जो कॉज है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि मेनिंजाइटिस कॉज कर सकते हैं। तो न्यूनेट्स जो है उनका इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जो एक मंथ का बच्चा होता है। इसके अलावा एल्डरली 50 से जो बड़े होते हैं उनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और इम्यूनो कम्प्रोमाइज की भी कम होती है। तो इनमें ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई और लिस्टीरिया, ये दो जो है, ये जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उसमें ये एक्ट करते हैं, उस पर ये हमला करते हैं बैक्टीरिया। इसके अलावा इकोलाई भी इसमें है। चिल्ड्रन जो 3 मंथ से भरे हो जाए और एडल्ट भी, इनमें सारों में नमूनिया की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा की वजह से हो सकता है, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस। इसकी वजह से जो है चिल्ड्रन और एडल्ट्स में होता है मेनिंजाइटिस। इसके अलावा एल्डरली है, जिसमें मैंने ऊपर बताया था, लिस्टीरिया हो गया या स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया। तो इसमें लिस्टीरिया भी है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, मेनिंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। इम्यूनो कम्प्रोमाइज में भी लिस्टीरिया कॉज कर सकता है, ग्राम नेगेटिव और एस नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। कॉम्प्लिकेशंस, मेनिंजाइटिस की वजह से कौन सी कॉम्प्लिकेशंस एक्स्ट्रा आ सकती है? एक तो मेनिंजाइटिस के अपने साइंस और सिम्टम्स होते हैं ना, उसके अलावा क्या हो सकता है? सीजर्स कॉज कर सकते हैं मेनिंजाइटिस की वजह से। इसके अलावा कोमा हो सकता है, ब्रेन एब्सेस, सब ड्यूरल इम्पाइमा, पस बन सकता है ड्यूरल मेनिंजेस में। इसके अलावा डीआईसी, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलोपैथी, जिसमें पूरी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। रिस्पायरेटरी अरेस्ट, ये सारे सीजर्स है, इसके कॉम्प्लिकेशंस है। इसके अलावा डेफनेस, ब्रेन डैमेज और हाइड्रोसेफेलस परमानेंट हो सकता है। तो ये बैक्टीरिया है, ये डेडली है। बैक्टीरिया की वजह से जो मेनिंजाइटिस होता है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो कि नॉन बैक्टीरियल पैथोजेंस की वजह से हो, जिसमें एंटेरो वायरस हो गया, हर्पिस वायरस हो गया। तो इसके अलावा पैरासाइट्स, फंजाई भी इसमें हो सकते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया भी इसमें डाले हुए हैं। तो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को जो है इस एसेप्टिक मेनिंजाइटिस से डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है सिम्टम्स के बेसिस पे, क्योंकि सिम्टम्स इन दोनों के एक ही जैसे होते हैं ऑलमोस्ट। तो अब डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया है मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स के साथ। डॉक्टर को तो ये पता नहीं है कि वो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है या एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सिम्टम्स एक जैसे हो गए। तो जब पता ना हो तो उस टाइम जो है एक्यूट बैक्टीरियल के जो वो होते हैं ना ट्रीटमेंट, तो वही दे देते हैं पेशेंट्स को। प्रोग्नोसिस जो है एक्यूट, जो सॉरी एसेप्टिक जो मेनिंजाइटिस है उसकी अच्छी है एज कम्पेयर टू एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सही हो गया। अच्छा, इसमें जो 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है फीवर, न्यूकल रिजिडिटी और मेंटल स्टेटस में चेंज आ जाना। न्यूकल रिजिडिटी एक इसका मेन साइन है। न्यूकल रिजिडिटी और भी उसमें होती है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेनिंजाइटिस हो।
तो फीवर भी साथ ज़रूरी है और साथ मेंटल स्टेटस, तो ये तीन चीज़ें खामखा होनी चाहिए। अच्छा, सिम्टम्स की अब बात करते हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम्स एसोसिएटेड साथ हो सकता है। हेडेक हो सकता है, लाइंग डाउन पे और भी ज़्यादा सेवियर हो सकता है। फीवर हो गया, नोजिया वॉमिटिंग, स्टिफ पेनफुल नेक, मलेज फोबिया, फोटोफोबिया। इसके अलावा मेंटल स्टेटस में अल्ट्रेशन चेंजेस, जिस तरह वो मैंने बताया। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। साइंस जो कि पेशेंट में नज़र आ सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। वो न्यूकल रिजिडिटी, उस पेशेंट के जो न्यूकल लाइन है जो पीछे की तरफ, ये आपकी जिधर ये क्रेनियम की जो बोन पीछे खत्म होती है और स्पाइन शुरू होता है, इसके ऊपर एक लाइन सी आई होती है, लिगामेंट और उसकी कनेक्टिव टिश्यू है जिसको न्यूकल वो कहते हैं। तो उसकी रिजिडिटी हो जाती है और स्टिफ होती है नेक, तो आगे की तरफ फ्लेक्स नहीं कर सकता नेक। पेन होता है, रेजिस्टेंस होती है और कभी कभार तो कर ही नहीं सकता। रैशेज हो सकते हैं। रैशेज कौन से वाले? मैक्यूलो पॉपुलर रैश, ये। इसके अलावा जो है ये एनमेनिंजाइटिस अगर नाइसेरिया की वजह से अगर हुआ हो तो उसमें ये वाले रैश कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा वेसिकुलर लीजन जो है वो वेरिसेला और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उस पेशेंट का अराइज ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से आंखें वो बाहर की तरफ प्रेशर पे, पिलिडीमा आंखों पे पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। सीजर्स हो सकते हैं आईसीपी की वजह से, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से। क्रेनियल नर्व की पॉलिसी हो सकती है क्योंकि वो ब्रेन, अगर ब्रेन का मेनिंजिस है उधर से क्रेनियल नर्व्स भी निकल रही है, तो अगर मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन हुई है क्रेनियल नर्व्स पे भी जोर पड़ सकता है। इसके अलावा इसमें कर्निक साइन है। सही हो गया। पेशेंट को सुपाइन में लिटा के हिप उसके फ्लेक्स कर दे तो वो नीज को ऊपर की तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकेगा क्योंकि उसकी ऑलरेडी वो जो मेनिंजेस है उनकी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, इरिटेट हुए हुए हैं। तो वो उसको फ्लेक्जन को अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पीछे से साइटिक नर्व गुजर रही है, तो साइटिक नर्व अंदर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड में मेनिंजेस होते हैं, तो वो स्ट्रेच नहीं हो सकती। तो कर्निक साइन इसमें होगा। इसके अलावा ब्रडजिन की साइन है जिसमें पेशेंट लेटा हो, उसका जैसे ही हेड फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, नेक पे फ्लेक्जन होगी तो उसके नीज एकदम से बेंड हो जाएंगे क्योंकि पैसिव टेंशन पड़ती है। सही हो गया। ओनली हाफ ऑफ पेशेंट्स में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, उसमें ब्रडजिन की साइन प्रेजेंट होता है। जॉल टेस्ट जो है, जब हेड को आगे पीछे करते हैं तो उसकी वजह से वर्सनिंग हेडेक होता है। तो अब मेनिंजाइटिस का आपके पास पेशेंट आ रहा है, आपको सस्पेक्ट है, तो आप उसकी डायग्नोसिस करेंगे कि किस वजह से कॉज हुआ है। तो सबसे पहले सीएसएफ चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इससे हुआ है तो सीएसएफ का ओपनिंग प्रेशर देखना है कि उधर कितना प्रेशर है, ठीक है। इसके अलावा जो है सीएसएफ का आप जो है चेक करोगे कैसी वो उसकी क्लाउडी तो नहीं है। क्लाउडी ज़्यादातर जब पस बनती है उसमें पायोजेनिक ल्यूकोसाइटोसिस होता है। तो इसके अलावा जो है सीएसएफ में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है? सेल काउंट देख लेंगे, केमिस्ट्री देख लेनी है। इसके अलावा ग्राम स्टेन कल्चर करना है सेल का, उसका, सीएसएफ का। और साथ ही साथ क्रिप्टोकोकल एंटीजन और ये सब कुछ चेक करेंगे कि बैक्टीरिया का पता चले कि किस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से हुआ है कि नहीं हुआ। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होता है, और इसके अलावा जो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है, सबसे पहले डब्ल्यूबीसी देखें। नॉर्मली जो है सीएसएफ में जो है मिलीमीटर क्यूब में 5 से भी कम डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाए तो उसमें 1000 से ज़्यादा हो जाती है, ऑलमोस्ट 20,000 तक हो सकते हैं, ठीक है। जबकि एसेप्टिक, एसेप्टिक में वायरस हो सकता है। वायरस को ज़्यादातर इम्यून सिस्टम जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता ज़्यादातर, तो इस वजह से उधर जो है डब्ल्यूबीसीज कम होते हैं। 1000 से कम होते हैं लेकिन 5 से, नॉर्मल जो 5 है उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, आपको डब्ल्यूबीसी सीएसएफ से पता चलेगा उसमें। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी कौन से वाले प्रेजेंट है, नॉर्मली जो है ना, इसमें लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स या पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स नहीं होते। लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो जाए तो उसमें जो डब्ल्यूबीसी ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी जो कि एसेप्टिक में प्रेजेंट होते हैं वो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। ये बात एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन फैक्टर है। इसके अलावा ग्लूकोज नॉर्मली 50 to 75 होता है ना, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज लेवल कम होता है सीएसएफ में। क्यों कम होता है? क्योंकि बैक्टीरिया जो है इसके लिए किस्म से सोर्स है फूड का, तो वो ग्लूकोज को कंज्यूम करता है। जबकि एसेप्टिक हो तो उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होता, वायरस को तो ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती, तो उसमें नॉर्मल होता है ग्लूकोज। प्रोटीन जो है नॉर्मली 60 से कम होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और साथ ही साथ एसेप्टिक में भी प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात हो गई, इधर यही बात लिखी हुई है। सीटी स्कैन ऑफ द हेड जो है वो रिकमेंड करेंगे अगर फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस आ रहे हैं या एविडेंस है ऐसा कि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है आईसीपी के साथ, इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज के साथ। सही है। ब्लड कल्चर्स जो है वो आपने सबसे पहले देखने हैं ताकि उसके मुताबिक फिर एंटीबायोटिक दी जा सके। ट्रीटमेंट, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, एम्पिरिक एंटीबायोटिक थेरेपी डायरेक्ट शुरू कर देनी है। आपके पास लंबर पंक्चर का रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो बस डायरेक्ट जो है उसको एंटीबायोटिक एम्पिरिक वाली, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। तो जब आपको फिर बाद में पता चल जाए सीएसएफ के थ्रू उसकी रिजल्ट आ जाए कि कौन सा पैथोजन इन्वॉल्व है, तो फिर आप स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं। आईवी एंटीबायोटिक्स जो है, अगर आपको लगे कि क्लाउडी है सीएसएफ,
ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो आपने डायरेक्ट इंट्रावीनस एंटीबायोटिक पे शुरू कर देना है। सही हो गया। पेशेंट एज को भी देखना है। ये टेबल है पेशेंट की एज के लिए, उसके मुताबिक कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए, तो ये देख लिया आप लोग। इसके अलावा स्टेरॉयड भी दे सकते हैं अगर आपको स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया लग रहा है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से सेरेब्रल इडीमा हो सकता है, तो उसके लिए स्टेरॉयड प्रिवेंटेशन के लिए दे सकते हैं कि प्रिवेंशन के लिए। वैक्सीन जो है आपको पता चल गया, ऊपर आपने देखा होगा कि चिल्ड्रन में कौन सा होता है, न्यूनेट्स में कौन सा होता है, एल्डरली में कौन सा होता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज में कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर सकता है। तो आपको जब पहले से ही पता है तो उन पेशेंट्स को आप पहले से जो है ना वैक्सीन जो है लगा सकते हैं। तो इधर जो है इन्होंने ये लिखा हुआ है कि ऑल एडल्ट्स अबव 65 ईयर्स स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया उनको हो सकता है और उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है, तो उनको वैक्सीनेशन करनी चाहिए। इसके अलावा एस्प्लेनिक जिनका स्प्लीन निकाला होता है उन पेशेंट्स में भी वैक्सीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के लिए मेनिंजाइटिस नाइसेरिया का लगाती है वैक्सीन। तो ये हो गया। अब एक आपको लग रहा है कि एक बंदे का मेनिंजोकोकस के साथ क्लोज कांटेक्ट हुआ है, तो उसको प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप रिफैम्पिन या सेफ्ट्राइक्सोन दे देते हैं। इसके अलावा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस जो है, ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस था, मेनिंजाइटिस। अच्छा, एसेप्टिक में जो है बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होता, ये इतना सवेयर नहीं होता, ये खुद ही थोड़े अरसे बाद ठीक हो जाता है। इसमें सिर्फ सपोर्टिव केयर देते हैं और एनाल्जेसिक दे सकते हैं फीवर रिडक्शन के लिए।